नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से बहुमूल्य मताधिकार का सम्मान करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत बनाने और चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने असाधारण योग्यता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। केंद्र ने राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त जारी की और देश में 16 लाख से अधिक लोगों ने कोविड-19 के टीके लगाए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.83% हुई। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मताधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है। उन्होंने देशवासियों को इस बहुमूल्य अधिकार का सम्मान करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आमतौर से लोग उन उपलब्धियों का मूल्य नहीं समझते जो उन्हें आसानी से मिल जाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को बिना किसी धर्म, जाति या संप्रदाय के भेदभाव के मताधिकार मिला है। इसमें गरीब और अमीर का कोई अंतर नहीं है। श्री कोविंद ने कहा कि इसके लिए हम देश के संविधान के निर्माताओं के ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान ही पिछले वर्ष बिहार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन भारतीय लोकतंत्र का शानदार उदाहरण है। कोविड महामारी के दौरान बिहार विधानसभा, जम्मू कश्मीर व लद्दाख में सफल एवं सुरक्षित चुनावों का संपन्न होना हमारे लोकतंत्र की असाधारण उपलब्धि है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि चुनाव आयोग ने सुगम, समावेशी और सुरक्षित चुनाव आयोजित करने के लिए अनेक नवाचारी और समयानुकूल उपाय किए। श्री कोविंद ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत विश्व के आदर्श लोकतंत्र के रूप में उभरा है और इस उपलब्धि के लिए निर्वाचन आयोग के साथ ही देश के नागरिकों का भी बहुमूल्य योगदान है। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ई-एपिक कार्यक्रम के लिए निर्वाचन आयोग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नई तकनीक के इस्तेमाल से काफी सुविधा मिली है और निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के सशक्तिकरण के लिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मैं सबसे बड़ा जो मैं इसके इम्प्लीकेशन को समझता हूं कि भारत के आम मतदाताओं के शक्तिकरण का सम्मान है। इट इज द कमेंडेशन ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस टू द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। चुनाव आयोग ने इस देश की हॉस्टाइल भरी राजनीति में मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को कितने आदर से मनवा लिया। ईवीएम की चर्चा करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, परंतु ये तथ्य है कि इसने सभी राजनीतिक दलों को ताकत दी है। बूथ पर कब्जा करना अब अतीत की बात हो गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को सशक्त बनाने की हर व्यवस्था का स्वागत किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि ई-एपिक कार्यक्रम एक नई शुरुआत है। श्री अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर भारतीय को समर्पित है। National Voters Day is a tribute to each and every voter of our country whose presence at the polling stations to exercise his franchise attests to their faith in the Constitution of India. It is an articulation of democratic right of every individual, an emphatic expression of popular sovereignty with the right to choose their representatives. इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों के दौरान उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह को सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में सुचारू चुनाव कराने के लिए पुरस्कृत किया गया।
वहीं बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास को इसी श्रेणी में चुनाव प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स की शुरूआत की गई। इसके माध्यम से मतदाताओं के बीच मतदान संबंधी जागरूकता पैदा की जाती है। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ई-एपिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया और 5 नए मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए। ई-एपिक फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र का डिजिटल स्वरूप है और इसे वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ये दिवस कोविड महामारी के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है अपने मतदाताओं को सशक्त, जागरूक, सुरक्षित और जानकार बनाना। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की स्मृति में राष्ट्रीय मतदाता दिवस वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष आज ही के दिन देश भर में मनाया जाता है। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करने वाला संविधान का अनुच्छेद 324 उन गिने चुने प्रावधानों में से है जिन्हें पूरे 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारत के गणतंत्र बनने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस एक ऐसा अवसर है जब लोकतांत्रिक ताने बाने को सुदृढ़ बनाने और चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग के योगदान की सराहना की जानी चाहिए। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आज के दिन मतदाताओं का पंजीकरण, विशेषकर युवा मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। पुडुचेरी में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव अश्विनी कुमार ने नए मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र बांटे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों की सराहना की, क्योंकि उन्होंने ये पुरस्कार कोविड महामारी के कठिन समय के दौरान प्राप्त किए हैं। आप सभी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने की बहुत बहुत बधाई। जब से आपको पता चला होगा कि आपका नाम इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, आपकी बेसब्री बढ़ गई होगी। आपके माता पिता, दोस्त, टीचर्स, वो सब भी आपके जितना ही एक्साइटेड होंगे। आपकी तरह मैं भी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी हमारी वर्चुअल मुलाकात ही हो रही है। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े सीईओज भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। आज बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा
कि ये पुरस्कार केवल एक उदाहरण है कि छोटे छोटे विचारों के सही दिशा में काम करने से कैसे बड़े परिणाम आते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पुरस्कृत बच्चों की सफलता से कई लोग प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि देश के अन्य बच्चे जो इन्हें देख रहे हैं और पुरस्कृत बच्चों को सुन रहे हैं, वे भी इनकी सफलता से प्रोत्साहित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आप देश के लिए काम करते हैं तो आपका दायरा बढ़ जाता है, जिससे सोचने के तौर तरीकों में भी बदलाव आता है। श्री मोदी ने कहा कि सफलता के साथ लोगों को उदार होना चाहिए और विजेताओं को कभी गर्व नहीं करना चाहिए। इस वर्ष 32 किशोरों को नवाचार, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार 2021 के पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चों में से कुछ बच्चों अनुराग रमोला, ज्योति कुमारी, कामेश्वर जगन्नाथ, सौहार्द डे और नम्या जोशी ने पुरस्कार जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने बारे में बताया। मैं ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाओं का लेखन करता हूँ। मेरा लक्ष्य भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास का पुनर्लेखन करके भारतीय विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित एवं पुनः प्रचलित करना है। सिंपल मशीन्स को कंबाइन करके एक बड़ी मशीन बना सकते हैं। वो मैं माइनक्राफ्ट में बना रही हूँ उसका मॉडल, तो उससे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे स्टबल बर्निंग की बहुत प्रॉब्लम होती है पंजाब एरियाज में, तो उससे हम मैन्योर बना सकते हैं, उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। मैंने मनार नदी में 2 लड़कों को डूबने से बचाया। वे वहाँ तैराकी के लिए गए थे, लेकिन पानी की गहराई का अनुमान नहीं लगा सके। मैंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के सिकंदरपुर से बिहार के दरभंगा तक का 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। मैं चित्रकार हूँ। मैं लॉकडाउन के दौरान अधिकतम ऑनलाइन प्रतियोगिता में जीतने वाला सबसे कम उम्र का छात्र बना और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के पास है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कृत बच्चे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बाल शक्ति पुरस्कार कला और संस्कृति, खेल, सामाजिक सेवा, स्कूली क्षेत्र और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में 7 पुरस्कार दिए गए हैं। वहीं 9 पुरस्कार नवाचार के लिए और 5 पुरस्कार स्कूल संबंधी उपलब्धियों के लिए दिया गया है। 7 बच्चों को खेल श्रेणी में पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा 3 बच्चों को उनकी बहादुरी के लिए और 1 बच्चे को समाज सेवा के क्षेत्र में के प्रयासों के लिए दिया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे से किया जाएगा। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड्स के कर्मियों को शौर्य और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रपति पदक प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर 73 कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें से 8 कर्मियों को उनके शौर्य के लिए अग्निशमन सेवा पुरस्कार प्रदान किए और 2 कर्मियों को वीरता के कार्यों के लिए अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया। विशिष्ट सेवा के लिए 13 कर्मियों को और विशिष्ट तथा सराहनीय कार्यों के लिए 50 कर्मियों को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के 54 कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस परेड भारत की महान सामाजिक सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति के प्रति सम्मान है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीवंत करने वाले संविधान के लिए ये परेड सम्मान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने आए राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेट और झांकियों के कलाकारों से कल अपने आवास पर बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि जब आप राजपथ पर जोश के साथ परेड करते हैं तो प्रत्येक देशवासी का हृदय उत्साह और ऊर्जा से भर जाता है। राजपथ पर जब आप जोश के साथ कदम ताल करते हैं तो हर देशवासी जोश से भर जाता है। जब आप भारत की समृद्ध कला,
संस्कृति, परंपरा और विरासत की झांकी दिखाते हैं तो हर देशवासी का माथा गौरव से और ऊंचा जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आजादी की लड़ाई में बलिदान का अवसर नहीं मिला, लेकिन देश ने हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। श्री मोदी ने युवाओं से कोविड-19 के टीकाकरण में मदद करने के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें गरीबों और आम जनता को सही सूचना उपलब्ध करानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ ही देश गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी मना रहा है। इसी वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भी है, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस बीच गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा कारणों से दिल्ली में कल मेट्रो रेल सेवा में बदलाव किया गया है। दिल्ली मेट्रो के अनुसार हुड्डा सिटी सेंटर, समयपुर बादली, येलो लाइन 2 पर आंशिक रूप से मेट्रो सेवा प्रभावित रहेगी। 26 जनवरी को इस मार्ग पर केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे और प्रवेश और निकास की सुविधा नहीं होगी। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का उपयोग यात्री केवल इंटरचेंज के लिए कर सकेंगे। वहीं पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन प्रवेश और निकास के लिए सुबह 8:45 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। केंद्र ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी में आई कमी की भरपाई के लिए 6,000 करोड़ रुपए की 13वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। इसमें से 5,516 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 23 राज्यों के लिए तथा 483 करोड़ रुपए केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए जारी किए गए हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। शेष राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई का 70% धन दिया जा चुका है। इसमें से 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्यों को तथा विधान परिषद वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 6,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष अक्टूबर में एक विशेष व्यवस्था शुरू की थी, जिसके अंतर्गत जीएसटी लागू होने के कारण राजस्व में आई 1,10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित कमी को पूरा किया जाना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से केंद्र सरकार इस व्यवस्था के अंतर्गत उधार प्राप्त करती है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से बहुमूल्य मताधिकार का सम्मान करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत बनाने और चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने असाधारण योग्यता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। केंद्र ने राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त जारी की और देश में 16 लाख से अधिक लोगों ने कोविड-19 के टीके लगाए गए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.83% हुई। सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 16 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 टीके लगा दिए गए हैं। कर्नाटक में सबसे अधिक 1,91,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इसके बाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का स्थान है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल टीकाकरण के 9वें दिन 5 राज्यों में 31,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। राजस्थान में कोविड टीकाकरण के स्थानों को बढ़ाकर 408 कर दिया गया है। अब तक वहां 93,525 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका लगाया जा चुका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल 26,255 लोगों को टीके लगाए गए। राज्य में कोरोना टीकाकरण के लिए अब तक कुल 1,415 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। टीकाकरण स्थलों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है ताकि पंजीकृत सभी 4.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का 31 जनवरी तक टीकाकरण किया जा सके। प्रदेश में अब तक
टीकाकरण का 68% लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। सबसे ज्यादा 44 स्थानों पर जयपुर में, वहीं उदयपुर तथा नागौर में 27 स्थानों पर टीकाकरण का कार्य हो रहा है। इस बीच राज्य में कल महज 167 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3147 रह गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। पश्चिम बंगाल में 426 केंद्रों पर कोविड टीकाकरण अभियान चल रहा है। 6 दिन में अब तक 84,707 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 71% है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय वहां कोविड के 6,300 से अधिक सक्रिय मामले हैं। देश में अब तक 16,15,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 33,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.83% हो गई है। कल 13,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से उबर चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में पिछले 24 घंटों में 5,70,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। मध्य प्रदेश में अब तक कोविड संक्रमण से 2,47,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 388 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। प्रदेश में कल कोविड के 252 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोविड पॉजिटिविटी दर निरंतर घट रही है। कल पॉजिटिविटी दर 1.0 थी। प्रदेश के 9 जिलों में एक भी कोविड पॉजिटिव मामला कल दर्ज नहीं किया गया है। प्रदेश में कल कोविड से 3 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,789 है। इस बीच प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने जानकारी दी है कि प्रदेश में गणतंत्र दिवस समारोह कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप मनाए जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में कोविड से ठीक होने वालों की दर नए मामलों की तुलना में अधिक है। कल 67 लोग संक्रमण से ठीक हुए तथा 331 नए मामले सामने आए। अब तक राज्य में 2,56,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोविड से ठीक होने वालों की दर 98.5% है। त्रिपुरा में कल कोविड का एक नया मामला मिलने के अलावा 3 लोगों के ठीक होने की भी पुष्टि हुई है। वहां स्वस्थ होने की दर 98.72% तक पहुंच गई है। राज्य में कुल 83,345 संक्रमित लोगों में से 32,899 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। त्रिपुरा में इस समय 32 सक्रिय मामले हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन के सेना कोर कमांडरों के बीच 9वें दौर की बातचीत कल रात मोल्दो BPO में संपन्न हुई। बातचीत भारतीय और चीन के सेना के बीच कल सुबह शुरू हुई, जो लगभग 17 घंटे तक चली। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे फायर एंड फ्यूरी GOC लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने कहा कि पिछले वर्ष सितंबर को रूस में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौते के अनुसार पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव कम करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल से पूर्व की स्थिति बहाल करने की जिम्मेदारी चीन की है। सूत्रों ने कहा कि इस बातचीत में भारत ने नियंत्रण रेखा के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के सत्यापन के उपाय करने का प्रस्ताव दिया था। इस बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल थे। रक्षा और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी राजनीतिक नेतृत्व को बातचीत की जानकारी देंगे और बाद में इसके बारे में आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। सेना ने कहा है कि उत्तरी सिक्किम सेक्टर के नाकुला क्षेत्र में भारतीय चीनी सैनिकों के बीच हल्की झड़प हुई। दोनों पक्षों ने इसे स्थानीय स्तर पर ही हल कर लिया है। सरकार ने कहा है कि वर्तमान खरीफ मौसम में धान की खरीद से 83 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है। इसके लिए सरकार ने किसानों को 1,09,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अनुसार किसानों से MSP पर खरीद कर रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 582 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। सरकार ने अपनी प्रमुख एजेंसियों के माध्यम से 2,99,000 टन से अधिक मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की है। इससे 1,60,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के बिल्डर ओमकार समूह के विभिन्न परिसरों पर छापे मारे हैं। ये मुंबई के सबसे बड़े रियल एस्टेट समूहों में से एक हैं। इस बीच एक अन्य मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रहा है। सरकार ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने इस वर्ष मार्च के बाद 5, 10 और 100 रुपए के नोट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इन खबरों को फर्जी बताया है और स्पष्ट किया है कि रिजर्व बैंक ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। हिमाचल प्रदेश आज अपने स्थापना दिवस की स्वर्ण जयंती मना रहा है। 1971 में आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। इस अवसर पर आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर राज्य के विकास के लिए सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान का स्मरण किया। श्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में कोविड महामारी से निपटने के लिए कुशल दक्षता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 73वां संस्करण होगा। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वे 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और 28 जनवरी तक सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए एसएमएस में प्राप्त लिंक का उपयोग कर सकते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को संसद भंग करने के उनके फैसले को लेकर सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी की केंद्रीय समिति ने कल एक बैठक में ओली को पार्टी से निकालने का फैसला किया। विरोधी गुट के नेताओं की बार बार धमकियों के बीच ये कदम उठाया गया। इन नेताओं ने नेपाल की संसद भंग करने के मुद्दे पर उनकी सदस्यता समाप्त करने की धमकी दी थी। विरोधी गुट के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि पार्टी के नेता ओली को निष्कासन के बाद उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर ओली ने पिछले वर्ष 20 दिसंबर को अचानक संसद भंग करने की सिफारिश की थी। इसके बाद नेपाल में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण उत्तराखंड में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मेले में शामिल होने के इच्छुक सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड सरकार के पास अपना नामांकन करवाना आवश्यक होगा। सभी श्रद्धालुओं को अपने राज्य के जिला अस्पताल या चिकित्सा कॉलेज या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा, अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा, अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 27 डिग्री रहने के आसार हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे रहा, अधिकतम तापमान 8 डिग्री रहने की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा, अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे रहा, अधिकतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से नईम अख्तर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से बहुमूल्य मताधिकार का सम्मान करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत बनाने और चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न बनाने में निर्वाचन आयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने असाधारण योग्यता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। केंद्र ने राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त जारी की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।